नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बायोमित्र मनी जाने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम पादप जगत प्लांट किंगडम। ठीक है, ठीक ठाक चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है, तो 2-3 क्लासें लगेगी और अपन इस चैप्टर को करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, आज इस चैप्टर की पहली क्लास है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। क्या? एल्गी। अभी मैं जब आपको पादप जगत का वर्गीकरण करवाऊंगा उस समय मैं पादपों को 5 भागों में बांटूंगा। उसमें सबसे पहला जो भाग है वो आपका आता है एल्गी या थेलोफाइटा, शैवाल जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो वो आज हम कोशिश करेंगे कवर करें। अगर हो पाया तो ब्रायोफाइटा भी मैं साथ में इसके करवा दूंगा, नहीं तो अलग से अपन क्लास ले लेंगे, वो जिस हिसाब से अपना सूट करेगा उस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एल्गी से सवाल बनना निश्चित है। एक सवाल कम से कम मैं मान के चल रहा हूं, तो वो सवाल अपना ना छूटे ये आप पूरा प्रयास करना, क्योंकि मैंने मेरी तरीके से पूरी मेहनत करके पूरी तैयारी करके मैं आपके सामने ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। पूरा अच्छे तरीके से कंसेप्ट, फैक्ट, एग्जाम्पल, सारी चीजें आपको इस क्लास में देने वाला। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर करूंगा, उससे बाहर भी कुछ अगर पढ़ने की आवश्यकता है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। यानी कि अपन ये मान के चलेंगे कि एल्गी में अगर सवाल बनता है तो हमारे नोट्स में से बनेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो जितनी चीजें मैं आपको बताऊं वो चाहे मैं मौखिक रूप से बताऊं चाहे लिख के बताऊं, वैसे मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें लिखूं। लेकिन कोई पॉइंट अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूं, बोल रहा हूं, तो उस पर भी अपना जो है वो ध्यान फोकस करना। ठीक है, एक एक चीज को समझना अच्छे तरीके से, जितने भी पॉइंट बताऊं एकदम दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको कंप्लीट बायोलॉजी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी हिंदी माध्यम में। पूरी तरीके से बढ़िया कंटेंट बायोलॉजी का आपको मैं डिलीवर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले पादप जगत की अगर मैं बात करूं, एक चीज आपको पता है, पंच जगत वर्गीकरण पद्धति कितनी बार मैं बता चुका हूं कि पंच जगत वर्गीकरण पद्धति जो आर विटेकर ने दी, उन्होंने कहा कि भाई धरती पर जितने भी सजीव है उनको उन्होंने 5 भागों में बांट दिया। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, है ना, सॉरी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल, ये 5 भाग हो गए। मोनेरा यानी कि जिसमें जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कोशिका वाले चैप्टर में। प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। फिर हमने कवक, इससे पीछे वाली 1.5 घंटे की क्लास है जिसमें हमने कवक को बढ़िया तरीके से इतना कंसेप्चुअल समझा है जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो उसमें कवक, लाइकेन, माइकोराइजा तीनों अपन ने कवर कर लिए। फिर आता है कि सर एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम अपन ने बहुत अच्छे से पीछे 7-8 क्लासों में कवर किया पूरा एनिमल किंगडम अच्छे से। अब हमारा बचता क्या है? सिर्फ प्लांट किंगडम, और उसको भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। तो प्लांट किंगडम अपन आज पढ़ रहे हैं, ये तो अपन को पता है। अब पादप जगत जो है या पादप जो है ना, इनको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। भाई पादप है ना, ध्यान से सुनते जाना, मैं पादपों का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, पादपों का वर्गीकरण, पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एक चीज पादपों के वर्गीकरण से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पादपों के वर्गीकरण के लिए एक तो आती है कृत्रिम पद्धति, है ना। एक तो क्या होती है? कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, ये जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति होती है, इसमें क्या होता है? पादप की बाहरी आकारिकी को देख करके पादप को अलग अलग भागों में बांटते हैं। बाहरी आकारिकी का मतलब क्या होता है? उस पादप की पत्तियों की संरचना कैसी है, पत्तियों की संख्या कितनी है ना। तो ये चीजें देख करके, बाहर वाली चीजें देख करके अगर वर्गीकरण करें तो उसको कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। ठीक है, और ये किसने दी थी? ये दिया था लीनियस ने। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति जो है ये लीनियस ने दी, साथ में कभी कभी अरस्तु का नाम भी आ जाता है। ठीक है, तो लीनियस या अरस्तु, या मुख्यतः लीनियस आपको ध्यान में रखना। एक आती है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में जो पादप है उसकी आकारिकी के साथ साथ उसकी आंतरिक संरचना, उसकी जो मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी है ना, आंतरिक संरचना जो है उसका भी अध्ययन किया। ठीक है, तो वो जो है उसको कहेंगे प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। प्राकृतिक
वर्गीकरण पद्धति। ये किसने दी थी? ये दी थी बेंथम एवं हुकर ने। दो वैज्ञानिक हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, बेंथम एवं हुकर। ठीक है, बेंथम एवं हुकर। लिख लो इसको, लिख लिया। अब देखो, अब अपन आएंगे पादपों का वर्गीकरण। ये दो छोटी सी बातें थी, मुझे बतानी थी, क्योंकि सवाल अगर बन जाए तो अपना बाहर नहीं जाना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे? पादपों का वर्गीकरण। पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पादपों का वर्गीकरण अच्छे से दिख रहा है? पादपों का वर्गीकरण। अब देखो, हम पादप को जो है वो दो भागों में बांटेंगे। एक जिसको अपन कहेंगे क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, और दूसरे जिसको अपन कहेंगे फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। प्लांट को हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। अब ये नाम भारी भरकम लग रहे हैं, लेकिन इनके हिंदी नाम सुनो। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है अपुष्पीय पादप, अपुष्पीय पादप। और फेनेरोगैम का मतलब होता है पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप। यानी कि सिंपल नाम हो गए। इसके हिंदी में अगर बात करूं तो क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पीय पादप, और फेनेरोगैम्स यानी कि पुष्पीय पादप। क्लियर है? अब यहां से क्या मतलब समझ आ रहा है? अपुष्पीय पादप का मतलब ये ऐसे पादप है जिनमें पुष्पों का, फूल का अभाव होता है, फूल नहीं पाए जाते हैं, है ना? तो इनमें क्या होगा? इनमें पुष्प। अब देखो, फूल का अगर अभाव है तो फूल से क्या बनता है? फल बनता है ना? फूल से क्या बनता है? फल बनता है। और फल के अंदर क्या बनता है? बीज बनता है। अगर इसमें फूल ही नहीं है तो फल और बीज बनने के तो चांस ही नहीं, वो तो चांस ही नहीं। तो पुष्प का, फल का और बीज का अभाव, ठीक है? पुष्प, फल, बीज का अभाव। और ये क्या है? पुष्पीय पादप। मतलब पुष्प है, मतलब पुष्प है तो फल भी बनेगा, और फल बनेगा तो उसके अंदर बीज भी बनेगा। यानी कि ये सब कुछ इसमें मिलेंगे, जबकि इनमें नहीं मिलेंगे। ठीक है? अब देखो, इतनी बातें तो आपको क्लियर है। अब आप कहेंगे सर हमने तो वर्गीकरण कुछ और ही पढ़ा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये नहीं होता है, यही होता है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे से लेके चल रहा हूं। अब देखो, अब मैं अगर क्रिप्टोगैम्स का फिर से वर्गीकरण करूं तो ये तीन भागों में डिवाइड हो जाते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। समझ गए मेरी बात को? क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पीय पादप को फिर से डिवाइड करें तीन पार्ट्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और अगर मैं पुष्पीय पादप को फिर से डिवाइड करूं तो दो पार्ट्स आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृत बीजी। अभी मैं हिंदी नाम क्यों बता रहा हूं? कारण, नाम को ध्यान से देखो। अनावृत बीजी यानी कि बीज अनावृत है, और यहां पे बीज क्या है? आवृत है। मतलब इस बीज के ऊपर आवरण नहीं है, अनावृत है, जबकि ये बीज आवृत है। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि बीज के ऊपर आवरण नहीं है, बीज पर आवरण नहीं। इसका मतलब क्या? इसमें फल नहीं होता है, फल का अभाव। यानी कि बीज तो बनेगा लेकिन बीज के ऊपर फल नहीं होगा। भाई बीज जो होता है उसके ऊपर आवरण किसका होता है? फल का। जैसे कि आम है तो आम के अंदर गुठली उसका बीज, और बीज के ऊपर क्या? जो आवरण है, जो आम की जो परतें हैं, वही तो फल है।
तो यहाँ पे कोई भी बीज हो, बीज के ऊपर आवरण होता है फल का, और इसके बीज के ऊपर आवरण नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा है, मतलब इसमें फल नहीं बनते। जबकि ये आवृत बीजी है, मतलब इसमें फल पाए जाते, इसमें फल पाए जाते। बातों का मतलब समझे? जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, मतलब इसमें बीज के ऊपर फल का अभाव रहता है, फल नहीं पाया जाता, जबकि इसमें फल पाया जाता है। तो ये दोनों बातें यहां से क्लियर होता है। ठीक है, तो ये हमने कुल वर्गीकरण पढ़ा। अब एंजियोस्पर्म को हम और आगे बांटे तो ये दो प्रकार का हो सकता है, डाइकोट, मोनोकोट। डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री, और मोनोकोट का मतलब एक बीजपत्री। ये फिर से अगर हम एंजियोस्पर्म को डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? चल अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा को। आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, थैलोफाइटा। उसके बाद एक एक करके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे पढ़ने हैं, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे थैलोफाइटा। ठीक है, चल अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थैलोफाइटा स्टार्ट करता हूं। मिटा दो इसको। चल तो आज का पादप जगत में हमारा टॉपिक क्या है, शैवाल या थैलोफाइटा। ठीक है, टॉपिक है हमारा थैलोफाइटा, जिसको अपन कहते हैं शैवाल, इंग्लिश में अपन कहते हैं एल्गी। ठीक है, तो ये सारे एक ही नाम है, चाहे मैं थैलोफाइटा कहूं, चाहे मैं शैवाल कहूं, चाहे मैं एल्गी कहूं, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों नाम एक ही नाम। चलो सर शुरू करिए। अगर मैं बात करूं शैवालों की, अगर मैं बात करूं शैवाल की, तो जैसे कि हमने पादप जंतु जगत में पढ़ा कि जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो ऑर्थोपोडा है, पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। वैसे ही पादप जगत का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, थैलोफाइटा। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह या ग्रुप कौन सा हो जाएगा, थैलोफाइटा। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, सबसे बड़ा ग्रुप हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आवास की, यानी कि ये रहते कहां पे हैं, आवास की बात करूं, थैलोफाइटा के पादप कहां पे पाए जाएंगे, तो ये मुख्यतः आपको जल में देखने को मिलेंगे। यहां पे मैंने लिखा है मुख्यतः जलीय, यानी कि ज्यादातर जल में रहेंगे, बाकी कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो मुख्य जलीय, जलीय में ये स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं और समुद्री जल में भी रह सकते हैं, दोनों कंडीशन मिलेंगे। कुछ जीव मतलब पादप स्थलीय भी हो सकते हैं, और कुछ जो है वो सहजीवी संबंध भी, सहजीवन संबंध भी दर्शा सकते हैं। सहजीवन संबंध के अंदर एग्जांपल अपन पढ़ चुके हैं लाइकेन का, है ना, जिसमें एल्गी प्लस फंजाई रहते हैं। तो ये तो इनका आवास हो गया भाई, मुख्यतः तो जलीय होंगे, लेकिन इसके अलावा ये स्थलीय भी हो सकते हैं, ये सहजीवन संबंध भी दर्शा सकते हैं, तो ये इसके एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे। लेकिन मुख्यतः क्या रहेंगे, जल में रहेंगे, यानी कि थैलोफाइटा के जो पादप है मुख्यतः जल में रहते हैं, ये बात आप याद रखो। तो ये इनका आवास हो गया। ठीक है सर, आगे अगर मैं बात करूं इनके अंदर पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण, तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि ये जो पादप होते हैं ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाएगा। और अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे। तो इनमें क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, और इस वजह से ये जो पादप होते हैं ये कैसे हो जाएंगे, स्वपोषी पादप हो जाएंगे, ऑटोट्रोफस हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें पोषण का प्रकार क्या हो जाएगा, स्वपोषी, ऑटोट्रोफस। क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कवक, तो कवक में क्लोरोफिल एब्सेंट था,
यानी कि वो स्वयं भोजन नहीं बना पाते, यानी कि परपोषी। इनके अंदर क्लोरोफिल है, मतलब पोषण स्वयं बना लेंगे तो स्वपोषी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, पहला तो क्या, तीसरा पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है। पहला पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। दूसरा, आवास पूछे तो मुख्यतः जलीय, और पोषण पूछे तो स्वपोषी। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। अब अपन आगे बात करें इसकी स्टडी क्या कहते हैं। एक चीज, सवालों का जो अध्ययन होता है, स्टडी अगर मैं बात करूं तो ये भी आप लिख लीजिए, इसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी हिंदी में लिख सकते हो फाइकोलॉजी। तो सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी, सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी। क्लियर? तो ये बात होगी। अब अपन बात करें तो इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर, किनका शरीर, थैलोफाइटा, इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित, पत्तियों में विभेदित नहीं होता, विभेदित नहीं होता। ठीक है, इसे, इस प्रकार के शरीर को या इस प्रकार की काय को थैलस कहते हैं। थैलस नाम आपने सुना होगा कई बार। थैलस क्या होता है? थैलस का मतलब होता है ऐसा पादप जिसके अंदर सत्य प्रकार के जड़, तना, पत्ती का अभाव रहता है। यानी कि इस प्लांट को देख करके आप ये पता नहीं लगा सकते कि इस पादप का कौन सा भाग जड़ है, कौन सा तना है, कौन सी पत्तियां हैं। यानी कि उसमें विभेदन नहीं पाया जाता, पूरा प्लांट ही एक ही होता है। तो वो होता है थैलस पादप। और ये विभेदित नहीं होता, मतलब अविभेदित पादप हो गया, है ना? कैसा हो गया? अविभेदित। और अविभेदित पादप को इंग्लिश में कहते हैं नॉन क्रोमोफाइट्स, नॉन क्रोमोफाइट। ठीक है, तो ये नॉन क्रोमोफाइट या अविभेदित पादप होता है। अब तीसरी बात, तीसरी मतलब क्या, तीसरी क्यों आ रहा है पता नहीं। ये जो पादप है ज्यादातर कहां पे रहते हैं? जल में। तो इनमें जल में रहते हैं तो सेवनीय ऊतकों का तो कोई काम ही नहीं है। सेवनीय ऊतक क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं भाई? जाइलम, फ्लोएम, ये सेवनीय ऊतक होते हैं। तो इनमें सेवनीय ऊतक भी नहीं पाए जाते, सेवनीय ऊतकों का भी अभाव होता है। जल में रहने के कारण, जल में रहने के कारण सहवनीय ऊतकों का अभाव होता है, सहवनीय ऊतकों का अभाव होता है, सहवनीय ऊतकों का अभाव होता है। और इस वजह से ये क्या है? असहवनीय पादप। इंग्लिश में कहेंगे ए ट्रैक्योफाइट्स, ए ट्रैक्योफाइट्स। क्लियर? कितनी बातें क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल बातें बताई, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। जैसे पादप जगत का सबसे बड़ा समूह पता है, स्टडी क्या कहलाती है? सिर्फ फाइकोलॉजी कहलाती है। आवास मुख्यतः जलीय हो जाएगा। पोषण स्वपोषी, क्योंकि क्लोरोफिल है। शरीर जो है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता, यानी कि अविभेदित शरीर है, नॉन क्रोमोफाइट प्लांट्स है। और इस प्रकार की जो काय है, कैसी काय? जिसमें जड़, तना, पत्ती का अलग अलग विभेदन नहीं होता, उसे कहते हैं थैलस। ठीक है, तो ये थैलस प्रकार की पादप है। जल में रहने की वजह से इनमें सहवनीय ऊतकों का भी अभाव होता है, यानी कि असहवनीय पादप है, एट्रिक्योफाइट्स प्लांट। ये इन प्लांट्स के फीचर हैं, अपन इसकी विशेषता, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इनकी विशेषता है थैलोफाइटा की, यही तो चीज देखनी है। और हम थैलोफाइटा में क्या पढ़ेंगे कि जो थैलोफाइटा प्रकार की पादप हैं उनकी क्या क्या विशेषता है, यही तो देखनी है, वो अपन देख रहे हैं। तो इनको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मिटा दो इसको, चलो। अब अपन पढ़ेंगे कुछ और फीचर्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं
तो इनकी जो मुख्य काय है, काय का मतलब शरीर, इनकी मुख्य काय अगुणित यानी कि हैप्लॉइड एन अगुणित व युग्मोद्भिद होती। अब यहाँ पे दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, युग्मोद्भिद। मुख्य काय जो है वो अगुणित व युग्मोद्भिद होती है। ठीक है, मुख्य काय कैसी होगी? युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद को इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोफाइटिक। ठीक है, और एक यहाँ पे शब्द मिलेगा युग्मोद्भिद की तरह ही बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइटिक, है ना। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट वो होंगे जो एडवांस प्रकार के, यानी कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे वहां पे स्पोरोफाइटिक अवस्था देखने को मिलेगी। और जो प्रिमिटिव प्रकार के प्लांट्स हैं उनमें युग्मोद्भिद अवस्था देखने को मिलती है। तो थैलोफाइटा के प्लांट्स कैसे होते हैं? युग्मोद्भिद होते हैं। बीजाणुद्भिद अवस्था जो है, इसमें बीजाणुद्भिद अवस्था यानी कि स्पोरोफाइटिक फेज, बीजाणुद्भिद अवस्था केवल एक कोशिकीय युग्मनस के द्वारा दर्शाई जाती है। युग्मनस यानी कि जाइगोट, एक कोशिकीय युग्मनस द्वारा दर्शाई जाती है। यानी कि इसमें जो डोमिनेंट करता है वो करती है युग्मोद्भिद। बीजाणुद्भिद अवस्था केवल और केवल इसमें जो जाइगोट बनेगा ना, वो बीजाणुद्भिद अवस्था दर्शाएगा। बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी की सारी फेजेज में युग्मोद्भिद अवस्था मिलेगी। केवल जाइगोट के अंदर बीजाणुद्भिद अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? बहुत आसान है कि शैवालों का जो मुख्य काय है वो युग्मोद्भिद होता है। ठीक है, अब ये जो थैलोफाइटा के पादप है ना, इनकी संरचना अलग अलग होती है। इन पादपों में अलग अलग संरचना देखने को मिलती है, अलग अलग संरचना देखने को मिलती है। अलग अलग कौन सी? अलग अलग कौन सी होगी? अब देखो, कुछ तो होंगे वो फिलामेंटस होंगे, कुछ क्या होंगे? फिलामेंटस होंगे। फिलामेंटस यानी कि जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं तंतुमयी, है ना। कुछ यहाँ पे जो है वो कोलोनिकल यानी कि कॉलोनी में रहेंगे, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, और कुछ जो है यहाँ पे कैल्प का निर्माण करेंगे, कैल्प। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की संरचना यहाँ पे एल्गी के अंदर देखने को मिलती है। अब कौन से एल्गी की कौन सी संरचना होती है, ये अब एग्जांपल से याद करेंगे। तो कॉलोनिकल में तो एक ही एग्जांपल है, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स याद रख लोगे इसको, वॉलवॉक्स। कॉलोनिकल का एक ही एग्जांपल है, वॉलवॉक्स। केल्प के अंदर दो एग्जांपल याद रखने, मैक्रोसिस्ट, मैक्रोसिस्ट और लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्ट और लैमिनेरिया। ठीक है, यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ये सारे के सारे एल्गी है जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। इनकी कौन सी किसकी संरचना होती है वो अपन देख रहे हैं। और फिलामेंटस में कौन आ जाएंगे? स्पाइरोगाइरा। तीन एग्जांपल याद रखने, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स और कारा। ये आपको याद रखना, रख लोगे भाई। इनके अंदर जो है वो अलग अलग संरचना देखने को मिलती है। अलग अलग संरचना कौन सी होगी? कुछ शैवाल तंतुमयी होते हैं, वो कुछ शैवाल कौन से? जैसे कि स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा। कुछ शैवाल कॉलोनिकल यानी कि समूह में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, कौन कौन से? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। और कुछ जो है एक विशाल काय संरचना का निर्माण करते हैं जिसको अपन कैल्प कहते हैं, तो वो हो जाएंगे मैक्रोसिस्ट और लैमिनेरिया। ठीक है, मैक्रोसिस्ट और लैमिनेरिया। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब अगर इसके अंदर बात करेंगे जनन की, है ना, इसकी बात करेंगे जनन की। तो जनन इनमें तीनों प्रकार का होता है, तीनों प्रकार का। तीनों प्रकार कौन से हो जाएंगे भाई? इनमें कायिक जनन भी देखने को मिलता है,
इनमें अलैंगिक जनन भी देखने को मिलता है और इनमें लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। तीनों प्रकार का जनन इसमें देखने को मिलता है। कायिक भी मिलेगा, अलैंगिक भी मिलेगा और लैंगिक भी मिलेगा। अब कायिक जनन कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही है भाई। कायिक जनन की अगर मैं बात करूं तो कायिक जनन में एक तो विखंडन विधि हो सकती है, विखंडन विधि यानी कि फ्रेगमेंटेशन, है ना, विखंडन विधि हो सकती है। बाकी बाइनरी फिजन हो सकती है ना, बडिंग हो सकती है। तो ये सारी की सारी इसमें हो जाएगी, ठीक है। विखंडन है, द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन। विखंडन किसमें देखने को मिलेगी? जो फिलामेंटस है, जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं उसमें ये मिलेगी, फिलामेंटस एल्गी। कौन से है फिलामेंटस एल्गी? ये रहे। तो इनमें तो विखंडन विधि द्वारा होता है। और द्विविभाजन किसमें होता है? जो यूनिसेल्युलर एल्गी, यूनिसेल्युलर एल्गी, ठीक है। इनमें कौन सी देखने को मिलेगी? बाइनरी फिजन। तो ये तो हो गया अपना कायिक जनन। अब अगर मैं बात करूं अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन किससे होगा? अलैंगिक बीजाणुओं से। और एल्गी के अंदर जो सबसे सामान्य प्रकार का अलैंगिक बीजाणु होता है वो होता है जूस्पोर, चल बीजाणु, ठीक है। जैसे कि कवक हमने पढ़ा, तो कवक में हमने ये भी देखा कि 5 प्रकार के जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलैंगिक बीजाणु होते हैं। जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, है ना, क्लेमाइडोस्पोर, ओइडिया, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो वहां पे मैंने कहा कि 2 चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो जूस्पोर, एक कोनिडिया। कोनिडिया जो है ये कवकों का सबसे सामान्य प्रकार का अलैंगिक बीजाणु है और जूस्पोर जो है वो शैवालों का सबसे सामान्य प्रकार का अलैंगिक बीजाणु। रख लोगे याद? रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं अलैंगिक जनन, कहां पे लिखूं बताओ? यहाँ पे लिख देता हूं, आप नीचे लिखना सीक्वेंस में। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किससे होगा? अलैंगिक बीजाणुओं से, अलैंगिक बीजाणुओं से। अब यहां पे लिखेंगे कि शैवालों में सामान्य प्रकार का, सबसे सामान्य जो अलैंगिक बीजाणु होता है वो जूस्पोर होता है। क्या होता है? जूस्पोर, जिसको चल बीजाणु कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जिसको क्या कहते हैं? चल बीजाणु कहते हैं। तो ये हमने अलैंगिक जनन भी पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे लैंगिक जनन की, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने लिखाई हैं क्या आपको समझ में आई? अगर नहीं आई तो एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात मैंने लिखी, इनकी जो मुख्य काय है वो युग्मोद्भिद होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, ठीक है। मुख्य काय शैवालों की गैमेटोफाइटिक। तो सर स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक केवल इसमें जाइगोट जो होता है, युग्मनज जो बनता है। जाइगोट कैसे बनता है? 2 विपरीत युग्मक आपस में जब जुड़ते हैं तो उससे जाइगोट बनता है। तो वो जाइगोट जो है वो बीजाणुद्भिद अवस्था दर्शाते हैं। बाकी इसकी जो पूरी मुख्य काय है वो युग्मोद्भिद है। फिर मैंने कहा कि ये जो थैलोफाइटा के पादप हैं इनमें अलग अलग प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। कुछ पादप फिलामेंटस होंगे, कुछ पादप कोलोनिकल होंगे, कुछ यूनिसेलुलर, कुछ कैल। सवाल आ जाएगा आपका कि निम्न में से कौन सा शैवाल एकोशिकीय है? निम्न में से कौन सा शैवाल तंतुमयी शैवाल का उदाहरण है? कैल्प का निर्माण कौन से शैवाल करते हैं? समझ गए ना किस प्रकार सवाल बनेंगे? तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि भाई कॉलोनी बनाकर रहता है वोल्वोक्स, कैल्प का निर्माण करता है मैक्रोसिस्ट लेमिनेरिया। एकोशिकीय शैवाल कौन से है? तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स कारा, ये फिलामेंटस है, तंतुमयी है, याद रख लेंगे। फिर हमने कहा कि जनन की बात करें तो जनन इनमें तीनों देखने को मिलते हैं। लैंगिक जनन भी मिलता है, अलैंगिक जनन भी मिलता है, कायिक जनन भी मिलता है। अब कायिक जनन हमें पता है कौन कौन से होते हैं। विखंडन होता है, खंडन होता है, मुकुलन होता है, ये कायिक जनन के प्रकार हैं। तो विखंडन जो है ये फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिलता है। द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, ये किसमें देखने को मिलता है? तो यूनिसेल्युलर में मिलता है। फिर हमने कहा अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन होगा अलैंगिक बीजाणुओं से, एसेक्सुअल स्पोर से। अलैंगिक बीजाणु शैवालों में जो सबसे सामान्य प्रकार का होता है वो होता है आपका जूस्पोर यानी कि चल बीजाणु। क्लियर? अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की, तो इसका नोट कर लो। अब अपन बात करेंगे लैंगिक जनन, ठीक है।
बताओ इसको। चलो सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस कैरेक्टर है वो आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल तो याद रखनी पड़ेगी, सब कुछ एग्जाम्पल है, बोटनी में बहुत कुछ एग्जाम्पल है, ये चीज याद रखना। अपन पढ़ रहे थे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सवालों के अंदर जो लैंगिक जननांग होते हैं, सवालों के अंदर जो लैंगिक जननांग होते हैं, इनमें लैंगिक जननांग एक कोशिकीय व जैकेट रहित होते हैं। क्या होते हैं? लैंगिक जननांग एक कोशिकीय होते हैं और जैकेट रहित होते हैं। लैंगिक जननांग एक कोशिकीय होंगे और जैकेट रहित होंगे, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, कारा। कारा वही जो अपन ने फिलामेंटस एल्गी में पढ़ा, स्पाइरोगेरा यूरोथ्रिक्स कारा। ये जो है इसमें लैंगिक जननांग बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त होता है, तो ये एक्सेप्शन, बहुकोशिकीय व जैकेट युक्त लैंगिक जननांग इसमें पाए जाते हैं। तो एक्सेप्शन भी याद रखना है और मेन जो फीचर है वो भी याद रखना है। रख लोगे लैंगिक जननांग कैसे होंगे? एक कोशिकीय और जैकेट रहित, एक्सेप्शन कारा जिसमें बहुकोशिकीय और जैकेट युक्त होते हैं। अब इसके अंदर जो नर जननांग होता है ना, नर जननांग, उसको अपन बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और मादा जननांग जो होता है उसको अपन बोलते हैं आर्कीगोनियम, मादा जननांग को आर्कीगोनियम। ठीक है, मादा जननांग को क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम बोलते हैं। ठीक है, सॉरी आर्कीगोनियम नहीं, उगोनियम, उगोनियम। आर्कीगोनियम तो उसमें आएगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ये याद रखना, नर जननांग एंथ्रीडियम और मादा जननांग उगोनियम। अब यहाँ पे जो लैंगिक जनन होता है ये 3 प्रकार का होता है। लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है, सवालों में 3 प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा है 3 प्रकार का? देखो, एक होता है आइसोगेमी, आइसोगेमी जिसको अपन कहेंगे सम युग्मक। एक होता है एन आइसोगेमी, एन आइसोगेमी यानी कि विषम युग्मकी। ये कैसा हो जाएगा? विषम युग्मकी। और एक हो जाएगा उगेमी यानी कि अंड युग्मकी। लैंगिक जनन 3 प्रकार का, कौन कौन सा सर? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। सम युग्मकी, विषम युग्मकी और अंड युग्मकी। ध्यान से समझना, इसमें बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा फोकस करिए। आइसोगेमी का मतलब क्या है? इसमें जो युग्मक होंगे, इसमें जो युग्मक होंगे वो आकारी में क्या? आकारी की यानी कि जो उनकी बनावट होंगी उसमें वो समान होंगी। ठीक है, आकारिकी में समान तथा चल या अचल युग्मक। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? आकारिकी में समान हो और चल या अचल हो सकते हैं।
विषम युग्मकी में क्या होगा, आकारिकी में असमान होगी, आकारिकी में असमान। और यहां पे भी क्या होगा, चल या अचल युग्मक। देखो समझ आएगा, समझ आएगा, थोड़ा सा सुनो, धैर्य बना के सुनो, ठीक है। इसकी बात करो अंड युग्मक में, तो इसमें भी ये क्या हो जाएंगे, आकारिकी में असमान तथा इसमें जो मादा युग्मक है, भाई युग्मक तो दोनों प्रकार के होंगे, लैंगिक जनन है तो नर युग्मक भी होगा और मादा युग्मक भी होगा। तो इसमें जो मादा युग्मक है वो अचल होगा, अचल, ठीक है। तथा नर युग्मक जो होगा वो, नर युग्मक चल भी हो सकता है, अचल भी हो सकता है, इसमें दोनों कंडीशन ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैंने कहा ना आकारिकी में असमान है, यहाँ पे तो आकारिकी में समान है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या है, बराबर है, जबकि आकारिकी में असमान का मतलब दोनों का आकार अलग अलग है। तो इसके अंदर जो मादा है वो बड़ी होगी, मादा क्या होगी, बड़ी, और नर छोटा होगा, नर क्या होगा, छोटा। ये भी आकारिकी में असमान है, ये भी आकारिकी में असमान है। असमान में क्या होता है, नर जो है वो छोटा होता है और मादा बड़ी होती है। पहले इतनी बात समझो, समझ में आई। आइसोगेमी यानी कि सम युग्मकी, सम युग्मकी, सम का मतलब समान, युग्मकी मतलब युग्मक, यानी कि युग्मक आकार में समान है, युग्मक आकार में समान, यानी कि आकारिकी में समान, इसमें कोई लफड़ा नहीं, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों बराबर। विषम युग्मकी यानी कि युग्मक विषम है, आकारिकी में समान नहीं है, तो आकारिकी में असमान। कौन, युग्मक, गेमेट्स, भाई लैंगिक जनन है तो नर युग्मक भी होगा मादा युग्मक भी होगा, उनकी बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं, तो ये आकारिकी में असमान। और ऊगेमी भी एनाइसोगेमी का ही एक प्रकार है, तो ये भी आकारिकी में असमान। अब आकारिकी में असमान है तो इसके अंदर मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आकृति अलग अलग होगी, तो मादा जो है इसमें बड़ी होती है और नर छोटा होता है, इसमें भी ये सेमी कंडीशन, मादा बड़ी नर छोटा, ये तो समझ आ गया। अब इसके अंदर जो युग्मक है ना वो चल या अचल हो सकते हैं। चल या अचल का मतलब नर युग्मक भी दोनों प्रकार के हो सकता है, नर युग्मक चल भी हो सकता है अचल भी हो सकता है, मादा युग्मक भी चल और अचल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये कंडीशन है। जबकि एनाइसोगेमी में भी वही कंडीशन है कि नर और मादा चल या अचल दोनों हो सकते हैं, नर भी चल अचल मादा भी चल अचल। लेकिन ऊगेमी में कंडीशन है कि मादा युग्मक हमेशा अचल रहेगी, नॉन मोटाइल रहेगी, और नर युग्मक के पास दोनों ऑप्शन है, ये चल भी हो सकता है अचल भी हो सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा हेडेक नहीं लेना, सिंपल समझना है। नाम से पहले तो क्लियर कर लेना, सम युग्म की आकारिक में समान, विषम युग्म की आकारिक में असमान, ये भी असमान। फिर इसमें जो युग्मक है वो चल या अचल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इसमें भी चल अचल दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें मादा हमेशा अचल रहेगी, बाकी नर चल अचल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके अंदर अपन को एग्जाम्पल भी देखने हैं, इसके अंदर क्या करना है, एग्जाम्पल भी देखने हैं। ऊगेमी में एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे भाई, ऊगेमी के अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे वॉलबॉक्स, कारा, फ्यूकस, ये जो है ये एग्जाम्पल है ऊगेमी के, यानी कि इस प्रकार के जो सवाल हैं उनमें ऊगेमी प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनाइसोगेमी की, तो ये इसमें एक एग्जाम्पल याद रखना है, यूडोरिना, यूडोरिना रख लोगे, एग्जाम्पल याद रख लोगे यूडोरिना, इसमें वॉलबॉक्स, कारा, फ्यूकस, और इसमें क्या याद रखोगे, यूडोरिना, ठीक है। अब इसके अंदर एक याद एग्जाम्पल याद रखना, यूलोथ्रिक्स और एक स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, यूलोथ्रिक्स जो होता है ना इसमें चल प्रकार के युग्मक होते हैं, चल प्रकार के, और स्पाइरोगाइरा में अचल प्रकार के युग्मक। आकारिकी में तो समान है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यूलोथ्रिक्स में युग्मक चल प्रकार के होंगे, स्पाइरोगाइरा में युग्मक अचल प्रकार के होंगे, ठीक है। स्पाइरोगाइरा में दोनों युग्मक क्या हो जाएंगे, अचल, और यूलोथ्रिक्स में दोनों युग्मक चल, है ना। एक यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास भी याद रख लेना, क्लेमाइडोमोनास
ये भी इसी का एग्जांपल, जगह नहीं है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब इसके अंदर भी दोनों युग्मक चल प्रकार के होंगे। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है नोट डाउन कर लेना। यूरोथ्रिक्स के पास क्लेमाइडोमोनास, उसमें भी दोनों प्रकार के युग्मक चल होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अगर नहीं आया तो मैं एक बार और समझाऊंगा, नहीं आया तो एक बार और समझाऊंगा। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान से सुनो भाई, ये तो बात समझ में आ गई। जननांग जो है वो एक कोशिकीय जैकेट रहित होंगे, लेकिन एक्सेप्शन कारा है। नर जननांग को एंथ्रीडियम, मादा जननांग को उगोनियम। अब लैंगिक जनन 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनो, एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हिंदी में नाम याद रखना चाहो तो हिंदी में रख लो, और इंग्लिश में रखना चाहो तो इंग्लिश में रख लो। इंग्लिश में होता है आइसोगेमी। आइसो का मतलब समान, गेमी मतलब गैमेट, यानी कि समयुग्मकी। एनाइसोगेमी विषम युग्मकी, और उगेमी यानी कि अंडयुग्मकी। अब ध्यान से समझो, पहली चीज यहां से ये समझ आ जाएगी, समयुग्मकी यानी कि युग्मक समान होंगे आकृति में, आकार में। तो युग्मक जो है वो आकारिकी में समान। विषम युग्मकी, युग्मक आकारिकी में असमान। और ये भी इसी का प्रकार है, तो इसमें भी ये सेम कंडीशन होगी, आकारिकी में असमान। अब असमान है तो असमान कैसे होंगे? मादा तो बड़ा और नर छोटा, ये असमानता होगी। ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट, ये युग्मक जो है वो चल या अचल कुछ भी हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी। तो समयुग्मकी में जो युग्मक है वो चल प्रकार के भी हो सकते हैं, अचल प्रकार के भी हो सकते हैं। इसमें भी चल अचल दोनों, लेकिन इसमें कंडीशन है मादा युग्मक हमेशा अचल रहेगा। मादा युग्मक हमेशा अचल रहेगा, नर युग्मक के पास चल और अचल दोनों ऑप्शन है। समझ गए? अब एग्जांपल याद रखना, एनाइसोगेमी में सीधा सीधा एक एग्जांपल याद रख लेना, यूडोरिना। क्या याद रख लेना है? यूडोरिना। इसमें 3 एग्जांपल याद रख लेना, उगेमी में वोल्वॉक्स, कारा, फ्यूकस। वोल्वॉक्स, कारा, फ्यूकस रख लोगे। और आइसोगेमी में भी 3 एग्जांपल है, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों प्रकार के युग्मक चल किसमें होते हैं, तो यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास में दोनों युग्मक चल होंगे, और स्पाइरोगाइरा में दोनों युग्मक अचल। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। अब तो मुझे लगता है समझ आ ही गया होगा, कुछ समझाना ही नहीं है। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, बढ़ा दो। चलो, अब अपन सवालों का वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? सवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। और एक सारणी में बनाऊंगा, ये मान के चलिए 90% चांस है कि सवाल इस सारणी में से देखने को मिल जाएगा। अभी जो मैं एक सारणी आपके सामने बनाने जा रहा हूं, आप ये मान के चलिए 90% चांस है कि सवाल आपको उस सारणी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन करते हैं सवालों का वर्गीकरण। क्या करेंगे? सवालों का वर्गीकरण। इसको ऊपर वाले को मिटा दो भी, इसकी कहां जरूरत है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, सवालों का वर्गीकरण। सवालों का वर्गीकरण करेंगे और सवालों को 3 भागों में बांटेंगे, हरे सवाल, भूरे सवाल, लाल सवाल, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, अब ये जो हमने इन सवालों को 3 भागों में बांटा, कैसे बांटा, क्या आधार था, क्या बेस मान के हमने इसको 3 भागों में बांटा? कुछ तो कुछ ऐसी चीज होगी जिसके आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा। तो इसका जो आधार का मुख्य आधार है ना, वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो है इसमें वर्णक। नाम से पता लगा सकते हैं, लाल सवाल, भूरे सवाल, हरे सवाल, यानी कि वर्णक जो है वो मुख्य आधार है। ठीक है, वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो क्या है? वर्णक, पिगमेंट, है ना। तो ये इसका मुख्य आधार है, वर्णक, जिसके आधार पर हमने बात की। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, और रोडोफाइसी।
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। कर लोगे याद? कर लेंगे। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल हो जाएंगे, क्लोरोफाइसी क्या हो जाएंगे? हरे शैवाल, ये हो जाएंगे हरे शैवाल। आराम आराम से इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम साथ साथ याद करो। फियोफाइसी भूरे शैवाल, और रोडोफाइसी हरे शैवाल, अरे लाल शैवाल। अब इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से लाल है कौन से हरे हैं। भाई देखो, रोडो से रेड, रेड से लाल हो जाएंगे। और क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग की जो पत्तियां होती है उसमें पाया जाता है, तो इससे सीधे समझ आ जाएगा हरे शैवाल, है ना। जो हरी पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल मिलेगा, तो हरे शैवाल क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी अपने आप भूरे बच जाएगा, रोडोफाइसी रेड, रेड से लाल। चलो 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 चलो, अब देखो, ये तो हमने क्या कर दिया, शैवालों का वर्गीकरण कर दिया। किसके आधार पर किया? मुख्य आधार है वर्णक, और वर्णकों के आधार पर हमने शैवालों को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनमें एक एक करके अंतर, जिससे इनकी विशेषता भी आ जाएगी, इनमें डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, और हमारा सवाल भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन इसके अंदर पहला पॉइंट पकड़ते हैं, आवास। आवास का मतलब हैबिटेट, आवास। अगर मैं बात करूं क्लोरोफाइसी हरे शैवाल की, तो ये ज्यादातर जो है वो स्वच्छ जल में देखने को मिलते हैं, स्वच्छ जल में देखने को। फियोफाइसी ज्यादातर लवणीय जल में देखने को मिलते हैं, और ये भी लवणीय जल में देखने को मिलते हैं। लवणीय जल कहूं या समुद्री जल कहूं एक ही बात, स्वच्छ जल कहूं या अलवणीय जल कहूं एक ही बात, कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया। अब जरूरी नहीं है मैंने लिखा है रोडोफाइसी लवणीय जल, ये ज्यादातर लिखा है, मोस्ट ऑफ, है ना। एक्सेप्शन हर जगह चलते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, आपसे सवाल नहीं पूछेगा, लगभग तो ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन क्या पता पूछ ले तो। चलो, ये आवास क्लियर, ये स्वच्छ जल में, ये दोनों लवणीय जल में। ठीक है सर, आवास क्लियर। वर्णक जो मुख्य आधार ही था इसका, तो वर्णक, वर्णक सर कैसे याद करेंगे? कौन सा वर्णक किसमें है ये कैसे याद करेंगे? मैं हूं ना। क्लोरोफिल ए होता है एक, तो वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए सब में लिखो, ये तो सब में ही होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए सब में ही होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ए ए ए। ठीक है, अब देखो, इसमें आ जाएगा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। यानी कि ए तो सब में ही है, ए ए ए, फिर आगे एबीसीडी स्टार्ट कर दो, ए हो गया, बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो गए वर्णक, याद हो जाएंगे। कंपेयर करके पढ़ोगे, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्लोरोफिल ए सब में है, फिर इधर से शुरू हो जाओ, बी सी डी, ये वर्णक हो गए। आवास बिल्कुल क्लियर है, वर्णक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ वर्णक और होते हैं, जैसे कि इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा कैरोटीन भी होता है और ज़ैंथोफिल भी होता है। इसमें आ जाएगा फ्यूकोजेंथिन, इसमें क्या आ जाएगा? फ्यूकोजेंथिन, और इसमें आ जाएगा आर फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये इसमें एक्स्ट्रा है। अब आपसे पूछ ले कि रोडोफाइसी शैवाल लाल रंग के होते हैं, कारण क्या होता है, किस वजह से होते हैं? तो आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। आपसे पूछ ले भूरे शैवाल भूरे क्यों होते हैं, कारण क्या है? फ्यूकोजेंथिन की वजह से। ये वर्णक जो है वो इसके कलर को डिसाइड करते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है। आर फाइकोएरिथ्रिन, कभी कभी आर फाइकोसाइनिन भी मिल सकता है, वो भी हो सकता है आर फाइकोसाइनिन, तो वो भी इधर डाल दो आर फाइकोसाइनिन, और इसमें फ्यूकोजेंथिन ये हो जाएगा, और इसमें कैरोटीन जैंथिन। ये वर्णक आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो आवास हो गया, वर्णक हो गया। अब अगर मैं बात करूं इनकी कोशिका भित्ति की, सेल वॉल की, तो कोशिका भित्ति क्लोरोफाइसी में किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की, और साथ में पेक्टिन हो सकता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन हो सकते हैं।
इसमें जो है ना, इसमें किसकी बनी होगी, एल्जीन की। सेल्यूलोज की तो है ही, साथ में इसके अंदर बनी होती है एल्जीन की, एल्जीन। ठीक है, नाम याद रखना, एल्जीन रख लोगे, रख लोगे। और इसमें जो है वो याद रखना, इसमें एगार फ्यूनोरी और केराटिन, ये इसके अंदर सेल वॉल के अंदर मटेरियल जो है वो आपको याद में रखना है। रख लोगे, रख लोगे। चलो, ये इसकी कोशिका भित्ति होगी। आवास हो गया, वर्णक हो गया, कोशिका भित्ति होगी। अब क्या करेंगे, संचित भोजन। संचित भोजन यानी कि इनमें स्टोर फूड के रूप में क्या रहता है, तो हरे शैवालों में तो रहता है स्टार्च, पादपों में संचित भोजन स्टार्च होता है, जंतुओं में ग्लाइकोजन होता है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, स्टार्च। फियोफाइसी के अंदर हो जाएगा लेमिनेरियन और मैनिटोल स्टार्च, लेमिनेरियन और मैनिटोल स्टार्च। और रोडोफाइसी में हो जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, लेमिनेरियन, मैनिटोल स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, इसकी संरचना जो है वो किसके समान होती है, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन के समान संरचना, एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन के समान संरचना होती है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है इसकी संरचना एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होती है। ठीक है, पूरे शैवालों में स्टोर फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, फियोफाइसी के अंदर स्टोर फूड लेमिनेरियन, मैनिटोल स्टार्च। ठीक है, अब अगर मैं और बात करूं, 1.234, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर फ्लैजिलेशन कैसा होता है, कसाभिका की बात करूं, फ्लैजिलेशन यानी कि कसाभिका, कसाभिका की अगर मैं बात करूं तो हरे शैवालों के अंदर कसाभिका की संख्या हो सकती है 2 से 8, है ना, 2 से 8। और ये एपिकल होते हैं, कैसे होते हैं, एपिकल यानी कि शीर्ष भाग पे मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे, शीर्ष भाग। ठीक है, एपिकल संख्या 2 से 8 हो जाएगी। और ये कैसे होते हैं, आइसोपोन्ट, आइसोपोन्ट यानी कि संरचना के अंदर समान होंगे, सब एक जैसे होंगे, तो आइसोपोन्ट। फियोफाइसी के अंदर कसाभिका की संख्या केवल 2 होती है, और ये जो है ये आपके पार्श्वीय भाग में मिलेंगे, यानी कि लेटरल साइड में होते हैं। और ये होते हैं हेटेरोकोन्ट, दोनों ही अलग अलग आकृति के, हेटेरोकोन्ट। इसके अंदर फ्लैजिला होता ही नहीं है, रोडोफाइसी के अंदर फ्लैजिला होता ही नहीं है। रख लो कि यार, आसान है, बिल्कुल आसान है सर। फ्लैजिला इसमें 2 से 8, एपिकल आइसोकोन्ट, इसमें 2 लेटरल हेटेरोकोन्ट, इसमें है ही नहीं। अभी तक हमने 5 पॉइंट की बात की है, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आवास वाले को छोड़ देते, कहीं से भी सवाल बन सकता है। एक एक चीज यहाँ पे जो लिखी हुई है, एक एक चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अभी सारे डिफरेंस क्लियर नहीं हुए, कुछ चीजें और मुझे बतानी है, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर कुछ अंतर मैं आपको और बताता हूं। जैसे कि एक तो जनन के बारे में, मिटा दो इसको, मिटा दो, लिख लिया होगा। एक अपन बात करें इसमें जनन की, यानी कि लैंगिक जनन की,
तो लैंगिक जनन इसमें तीनों होते हैं। तीनों कौन से? तीनों वही आइसोगेमी यानी कि समयुग्मकी, विषम युग्मकी और अंडयुग्मकी, ये तीनों। इसमें भी तीनों है ना, तीनों सेम लिख लेना ये नीचे, समयुग्मकी, विषम युग्मकी, अंडयुग्मकी। इसमें जो है ना केवल उगेमी, केवल उगेमी, उगेमी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडयुग्मकी। तो ये इसमें स्पेशल याद रखना, केवल उगेमी या अंडयुग्मकी, बाकी इनमें तीनों होते हैं। तो लैंगिक जनन ये हमारा पांचवा छठा पॉइंट है, जो भी है ये क्लियर। अगला एक पॉइंट आता है पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स, पायरिनोइड्स, ये पायरिनोइड्स केवल और केवल क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है, बाकी दोनों में एब्सेंट। इसमें भी एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट। क्या होता है पायरिनोइड्स? प्रोटीन के केंद्र, प्रोटीन के केंद्र जो स्टार्च से घिरे रहते हैं, जो स्टार्च से घिरे रहते हैं। पायरिनोइड्स क्या होते हैं आपसे पूछ ले, तो प्रोटीन के केंद्र जो स्टार्च से घिरे हुए रहते हैं उसको पायरिनोइड्स कहते हैं। ये पायरिनोइड्स किसकी विशेषता है? क्लोरोफाइसी की, क्योंकि ये केवल और केवल क्लोरोफाइसी में देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पायरिनोइड्स क्लोरोफाइसी के अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी इन दोनों के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब अपन को देखना है इसमें एग्जाम्पल, है ना। अपन ने कितनी डिफरेंस कर लिए भाई? आवास, है ना, लगभग 6-7 कर लिए। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि क्लोरोफाइसी में कौन से एग्जाम्पल है, फ्यूफाइसी में कौन से है, रोडोफाइसी में कौन से। शुरू करो, इसके अंदर एग्जाम्पल देखो, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स का, है ना। ये जितने एग्जाम्पल मैं आपको लिखा हूं वो तो आपको याद रखने ही रखने, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया। लिख लिया? कितने हैं? 3 3 6 एक साथ। इससे बार आपको नहीं पूछेगा, ये गारंटी पक्की बात, इससे बार नहीं पूछेगा, ठीक है। फियोफाइसी यानी भूरे सवाल, भूरे सवाल के अंदर मैक्रोसिस्ट, लेमिनेरिया, फ्यूकस, मैक्रोसिस्ट, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम, सार्गेसम, ठीक है। मैक्रोसिस्ट, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सोर्गेसम, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ठीक है। तो ये 4-5 एग्जांपल आपको इसमें याद रखना। हाँ, एक डिक्टियोटा, ये भी याद रखना, डिक्टियोटा। ये सारे भूरे सवाल। रोडोफाइसी में केवल 4 एग्जांपल है। कौन कौन से? पोरफाइरा, पोलिसिफोनिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। ये टोटल देखो 3 3 6 और 7 इसमें है ना, 13 14 15 16 17 सवाल, 17 एल्गी के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको विशेषकर याद होने चाहिए, कौन से क्लोरोफाइसी के हैं, कौन से फियोफाइसी के, कौन से रोडोफाइसी के, ठीक है। क्लियर है? ये सारणी आपके बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब देखो, ये जो मैक्रोसिस्ट और लेमिनेरिया है ना,
इन्हें लार्जेस्ट एल्गी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक विशालकाय संरचना केल्प का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? लार्जेस्ट एल्गी है, यहाँ पे जगह नहीं। और एसिटाबुलेरिया जो है ये स्मॉलेस्ट एल्गी है। आपके पास जगह है तो इसको लिख लो, या मैं लिखा दूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन क्या देखेंगे? देखो लगभग अपनी चीजें क्लियर है। अब अपन कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि ये अपने एग्जांपल देखे ना, इनके आर्थिक महत्व देखेंगे या इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि फ्यूकस में वायु कुप्पिका होती है ना। मैक्रोसिस्ट लेमिनेरिया केल्प का निर्माण करते हैं, जो कि एक विशालकाय संरचना है, ठीक है। एस्ट्राबुलेरिया सबसे छोटा है, ठीक है। स्पाइरोगायरा, क्लोरेला प्रोटीन रिच होती है। तो ये चीजें अपन देखने वाले, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे है ना, इनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। मिटा दो इसको, अरे मिटा दो क्या? ठीक है। आप ये कह सकते हैं, अब अपन पढ़ेंगे शैवालों का आर्थिक महत्व, है ना। अगला टॉपिक ये हो सकता है, नाम दे सकते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अपन बात करें, एक एग्जांपल अपने पढ़ा था सोरगेसम, सारगेसम। ये जो है ना, ये खाद्य होता है, खाने योग्य होता है ना। ये जो प्रकार का एल्गी होता है, ये खाद्य होता है, खाने योग्य होता है, ठीक है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना और क्लोरेला, ये जो है ये प्रोटीन रिच होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, और इसलिए ये भी क्या है? खाद्य होते हैं, यानी कि खाने योग्य होते हैं। इनको स्पेस एल्गी भी कहते हैं, ये जो है ना, इनको बोलते हैं स्पेस एल्गी। स्पेस एल्गी क्यों बोलते हैं स्पेस एल्गी? जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है, स्पेस में जाता है, तो वो अपने साथ खाने के लिए इनको साथ में ले जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है और बहुत अच्छे खाने की स्रोत है, इस वजह से इनको साथ में ले जाते हैं, इसलिए स्पेस एल्गी कहते हैं। याद रख लोगे? ठीक, ये तो हो गई खाद्य। अब अपन बात करें, जैसे कि एक तो फ्यूकस और एक लेमिनेरिया, एक तो लेमिनेरिया और एक आपका फ्यूकस। लेमिनेरिया और फ्यूकस, ये दोनों आयोडीन रिच होते हैं, आयोडीन रिच या आयोडीन युक्त, इसलिए इनका उपयोग गलगंड के उपचार, गलगंड के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, गलगंड को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं, तो जो क्लोरेला है ना, ये क्लोरेला, इससे क्लोरेलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाई जा सकती है, जो कुछ रोगों के उपचार में काम आती है। क्लोरेलिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ठीक है। अब एक फ्यूकस होता है, फ्यूकस जो कि ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसमें वायु कुप्पिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायु कुप्पिकाएं प्रेजेंट, जो इसको उत्प्लावकता प्रदान करता है, फ्लोटिंग उत्प्लावकता। एयर ब्लैडर काम क्या करेंगे? उत्प्लावकता प्रदान करने का, ठीक है, तो उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये खाने योग्य है, इनको स्पेस एल्गी भी कहते हैं। ये आपको अलग से याद रखना है, ये रखना है, ये रखना है। नोस्टोक एनाबिना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, ठीक है। जिलेडियम
और ग्रेसिलेरिया जो लाल शैवाल है, जिलेबियम और ग्रेसिलेरिया। इनको समुद्री खरपतवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समुद्री खरपतवार। इससे अगार अगार का निर्माण होता है। किसका? अगार अगार का निर्माण वो इन्हीं से होता है। ठीक है, अगार अगार नामक जो उत्पाद है वो किससे बनता है? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। ठीक है, और कुछ हो तो बताओ। लिख लो इसको फटाफट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल बन सकते हैं। बाकी वो चीज तो मैंने बताई थी, इसको मिटा दो, कुछ चीजें मैं और बता दूं आपको। मतलब मिटा दो क्या? लिख लो तुम, फिर मैं मिटाऊं। लिख लिया? चल अब कुछ चीजें और बताऊं, दो तीन बस। एक तो वही वाली कि कैल्प क्या होता है। तो मैक्रोसिस्ट और लेमिनेरिया जो है, मैक्रोसिस्ट व लेमिनेरिया एक विशालकाय संरचना का निर्माण करता है। एक विशालकाय संरचना का निर्माण करते हैं जो 100 मीटर ऊंचाई तक फैल सकते हैं। उसको अपन कैल्प कहते हैं, कैल्प। ठीक है, और ये जो मैक्रोसिस्ट और लेमिनेरिया है, इनको लार्जेस्ट एल्गी बोलते हैं, लार्जेस्ट एल्गी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट एल्गी कौन सा हो जाएगा? तो स्मॉलेस्ट एल्गी आपका एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। ठीक है, और क्या है? और जो है एक ध्यान में रखना, एक लाल शैवाल होता है जिसका नाम है बेट्राकोस्पर्मम। क्या है? बेट्राकोस्पर्मम। ये है तो एक प्रकार का लाल शैवाल, है ना? बेट्राकोस्पर्मम ये है तो एक लाल शैवाल, ये लाल शैवाल का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। ये कहां पे मिलेगा? स्वच्छ जल में, और ये हरे रंग का होता है। यानी कि गुण इसके सारे के सारे क्लोरोफाइसी के जैसे। रोडोफाइसी लाल शैवाल है तो ये तो लवणीय जल में मिलना चाहिए, समुद्री जल में मिलना चाहिए, लेकिन ये मिलता है स्वच्छ जल में, और कलर भी इसका लाल में होकर के हरे रंग का होता है। ठीक है, तो ये बेट्राकोस्पर्मम के बारे में एक विशेष बात है जो याद रखनी है। अब एक लास्ट और फाइनल पॉइंट है कि धरती पर आधे से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा दर्शाया जाता है। शैवालों द्वारा दर्शाया जाता है, अतः इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि धरती पर जो ऑलमोस्ट 100% जो फोटोसिंथेसिस है, उसमें से लगभग आधा प्रकाश संश्लेषण तो शैवाल ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, COMPLETE। ठीक है, शैवाल चैप्टर नहीं, शैवाल चैप्टर में अभी 2 लेक्चर हो रहेंगे। एक में अपन ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, एक में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे मुझे। इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, शैवाल के अंदर तो नहीं जाएगा, क्योंकि आज हमने शैवाल ही पढ़ा। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, जहां कहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पे शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा फ्री के अंतर कंटेंट पूरे राजस्थान में आपको पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है,
बहुत ज़्यादा अच्छा। आप एनसीईआरटी मिला लेना, इसके बाद मैंने पढ़ा दिया, अब आप एनसीईआरटी लेके बैठो। अगर आपको लगे कि सर ने ये बात नहीं बताई तो अगली क्लास में बताना, और आपको लगे याह एनसीईआरटी से तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया तो अगली क्लास में पक्का आना है, ठीक है। और जिन बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए वो माजिद एजुकेशन एप्लीकेशन से अपने बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज जो है वो ले सकता है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और विथ वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें आपको हम 1000 से प्लस सवाल दे रखे हैं। टेस्ट मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट है वो, टॉपिक वाइज, तो वो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।